गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक को लेके यहाँ हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से और अपने जनरल अवेयरनेस को भी लेकर के। तो वो टॉपिक है अपना रोल ऑफ गवर्नर एंड प्रेसिडेंट को भी ले लेते हैं और अपने पास और सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट रहा है अभी इस रिसेंट टाइम में। 8 अप्रैल को, एक्चुअली 8 अप्रैल 2025 को एक जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा और उस जजमेंट में तमिलनाडु के गवर्नर जो आर एन रवि साहब हैं उनके रोल को हाईलाइट किया जाता है और उनके रोल को इस कदर हाईलाइट किया जाता है कि बहुत सारे इश्यूज भी हुए और यहाँ तक भी रिकमेंड कर दिया गया कि हो सकता है सुप्रीम कोर्ट अपने न्यूक्लियर मिसाइल टेस्ट, न्यूक्लियर मिसाइल टाइप का जजमेंट दिया जा रहा है। तो हम लोग देखते हैं, देखिएगा जो मेन इंपॉर्टेंट है अपने पास लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी है और ये तीनों ही जो इंटर गवर्नमेंटल बॉडी, आपको पहले ही पता है कि गवर्नमेंट के हमारे पास 3 ऑर्गन है, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। और जो अपना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन का मॉडल है वो है अपना इंटर गवर्नमेंटल मॉडल, जहाँ पे कि हम लोग बात करते हैं कि लेजिस्लेचर हो या फिर एग्जीक्यूटिव है या फिर जुडिशरी है, ये तीनों ही इंटर गवर्नमेंटल यानी कि तीनों ही जो कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस है उसके लिए। ठीक है, ये अपना कोर कंसेप्ट है। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि हुआ क्या एक्चुअली, आपको पता है। और इसी डिस्कशन के दौरान, इसी टॉपिक के अराउंड अपने पास आ जाएगा पर्पस आर्टिकल 200, जो टॉपिक है आर्टिकल 200 के अराउंड अपने पास जो टॉपिक है आर्टिकल 201 के अराउंड और जो रिलेशन है विद आर्टिकल 143, ये तीनों ही आर्टिकल्स न्यूज में आने वाले हैं। अभी डिस्कशन में सबके सब क्लियर हो जाएंगे। पहले जो बेसिक सा कंसेप्ट है वो आप ये समझते होंगे, जैसे रोल जो पार्लियामेंट का कंपोजिशन है अंडर आर्टिकल 179, उसमें आपने देखा होगा कि पार्लियामेंट जो आर्टिकल 179 के अंदर में है वो बताया गया है कि प्रेसिडेंट इसके इंटीग्रल पार्ट होते हैं और चूंकि बाइकैमरल नेचर है अपने हाउस का, राज्यसभा है, लोकसभा है, ये जो कंपोनेंट है पार्लियामेंट का, प्रेसिडेंट को इंटीग्रल पार्ट बना दिया है ना। दोनों हाउस है यहाँ पे, राज्यसभा सेकंड चैम्बर के तौर पे, लोकसभा अपने पास। तो ये देखिएगा, यानी कि कोई भी बिल जो है दोनों हाउस से पास होकर जब प्रेसिडेंट के पास जाता है तो प्रेसिडेंट क्या पावर एक्सरसाइज करते हैं ओवर दैट बिल। ठीक है, सिमिलर वे में इसको हटाते हैं। सिमिलर वे में स्टेट लेजिस्लेचर का कंपोजिशन जो कि आर्टिकल 168 के अंदर में रेफर किया गया है, आर्टिकल 168 के अंदर में जो स्टेट लेजिस्लेचर है उसका क्या बतलाया गया है। सिमिलर वे में जैसे गवर्नर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड हो जाते हैं अपने स्टेट के लिए, ध्यान में रखिएगा प्रेसिडेंट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल हेड तो है ही यूनियन लेवल पे, वो किस कदर जो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट और इंटीग्रल रोल प्ले कर रहे हैं, उसी टाइप से गवर्नर कैसे स्टेट लेजिस्लेचर के अंदर में जो राज्य विधानमंडल है उसके अंदर में इंटीग्रल रोल प्ले करते हैं। और आपने देखा होगा कि इन 6 स्टेट्स वी हैव बाइकैमरलिज्म, यानी कि 2 द्विसदनात्मक व्यवस्था जो है अपने पास मात्र 6 स्टेट में, जिसमें आप रिकॉल कर सकते हैं उसको, और बाकी जगहों पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है, यानी कि राज्य विधानसभा है ना, राज्य विधानसभा। बाकी यानी कि जो 6 स्टेट है उनको छोड़ करके बाकी सब में एक मंडल है ना, एक सदन की व्यवस्था है और इन दोनों 6 स्टेट के अंदर में 2 सदन की व्यवस्था है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, ये कंपोजिशन अपना आर्टिकल 168 के थ्रू आ जा रहा है और यहाँ पे कंपोजिशन आर्टिकल 79 के थ्रू आ जाता है। देखिए, तो आप मुद्दा ये है कि गवर्नर का रोल है ना विद रिस्पेक्ट टू पासिंग ओवर ए बिल, जब तक गवर्नर एसेंट नहीं देंगे, आपको यहाँ पे ध्यान होगा कि जब प्रेसिडेंट साहब के पास कोई भी बिल दोनों हाउस से पास होके जाता है तो प्रेसिडेंट एंजॉय करते हैं 3 अल्टरनेटिव, एसेंट दे सकते हैं है ना, रिटर्न कर सकते हैं और फिर जो है विदहोल्ड भी कर सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि एसेंट के लिए कोई भी किसी भी अल्टरनेटिव्स के लिए, किसी भी ऑप्शंस के लिए अपने कॉन्स्टिट्यूशन में कोई टाइमलाइन नहीं बतलाया गया, यानी कि कहीं ना कहीं ये एम्बिग्यूटी खुद से ही क्लियर हो जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ही ऐसा करके व्यवस्था दिया है। एक्चुअली जब सोसाइटल कम्प्लेक्शन बढ़ता है या फिर जो पॉलिटिकल एम्बिशंस बढ़ते हैं है ना पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा, और जो गवर्नर का रोल है हाईलाइट होता है। आपने देखा होगा कि 1967 के पहले जो अपने इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम का कल्चर था, डोमिनेंस ऑफ सिंगल पार्टी, और 1967 के बाद कैसे ये चेंज हो जाता है और आज जो पॉलिटिकल सिस्टम अपनी जो बदलती व्यवस्था है, राजनीतिक व्यवस्था है, उसके अंदर में गवर्नर का रोल बाय डिफॉल्ट क्रूशियल हो जाता है कि गवर्नर कैसे कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन द स्टेट का रोल प्ले कर सकते हैं या एट द सेम टाइम गवर्नर कैसे रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट का रोल प्ले कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा गवर्नर के रोल को, यानी कि स्पेसिफिकली तमिलनाडु के गवर्नर साहब जो है उनके रोल को हाईलाइट यहाँ पे करना कहीं ना कहीं ये सारे प्रोविजंस को क्वेश्चंस में लाता है। और देखिए क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट ने बोला है, सारी चीजें क्लियर होंगी यहाँ पे। तो फिलहाल आपने तो ये समझा होगा कि आर्टिकल 168 कैसे गवर्नर को इंटीग्रल टू द स्टेट लेजिस्लेचर बना लेता है।
तो सिमिलर वे में जब जहां पे दोनों हाउस है स्टेट के अंदर में, या जहां पे अपना सिंगल, इसलिए स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल को हमने स्टार लगा दिया, तो जहां पे एक हाउस है उस हाउस से पास होके बिल पहुंच गया। तमिलनाडु में क्या अपने पास एक हाउस की व्यवस्था है, तो वहां की तमिलनाडु की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वहां से बिल पास होकर के गवर्नर साहब के पास जाते हैं। तो ये देखिएगा आर्टिकल, जैसे प्रेसिडेंट के पास जो बिल जाता है वहां पे कौन से ऑप्शंस को एक्सरसाइज करते हैं, कौन से पावर को एक्सरसाइज करते हैं। आर्टिकल 111 के अंदर में 3 अल्टरनेटिव्स प्रेसिडेंट को दिया जाता है। सिमिलर वे में गवर्नर बीइंग इंटीग्रल टू द स्टेट लेजिस्लेचर और गवर्नर बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन दैट स्टेट को भी जो है सेम ऑप्शंस मिलते हैं। यानी कि आर्टिकल 200 के अंदर में पहली बार यहाँ पे आपको आर्टिकल 200 यूज किया जा रहा है। आर्टिकल 200 के अंदर में गवर्नर को 4 अल्टरनेटिव्स मिलते हैं। क्या कर सकते हैं वो, या तो बिल को असेंट दे सकते हैं, या बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा, या तीसरा ऑप्शन से एंजॉय कर सकते हैं कि वो बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं। रिटर्न क्यों करेंगे, अगर गवर्नर साहब को ये लगता है बीइंग कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन द स्टेट कि पर्टिकुलर प्रोविजन शुड बी रिकंसिडर्ड बाय द हाउस, है ना, और हाउसेस, तो गवर्नर उस बिल को रिटर्न कर सकते हैं कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से वापस, या फिर उस हाउस से दोबारा कंसिडरेशन करा के लाइए। यहाँ पे भी ध्यान में रखिएगा, जैसे प्रेसिडेंट के पास ये भी ऑप्शन है ना कि प्रेसिडेंट भी रिटर्न कर सकते हैं। सिमिलर वे में कि जब हाउस या हाउसेस ने प्रेसिडेंट को बिल को रिटर्न करके दे दिया, तो नाउ इट इज ऑब्लिगेटरी फॉर द प्रेसिडेंट टू गिव हिज असेंट ओवर दैट बिल। उसी टाइप से प्रेसिडेंट गवर्नर के लिए भी ये ऑब्लिगेटरी हो जाता है कि उस हाउस ने या फिर उस हाउसेस ने, जहां पे 2 व्यवस्था है, 2 सदन की व्यवस्था है, अगर रिटर्न करके दे दिया तो गवर्नर के पास भी कंपलसरी हो जाता है टू गिव असेंट ओवर दैट बिल। लेकिन जैसे अनलाइक प्रेसिडेंट, यहाँ पे प्रेसिडेंट का रोल देखिएगा खत्म हो जा रहा है ना, गवर्नर के पास एक और अल्टरनेटिव्स आ जाता है कि गवर्नर हैज पावर टू रिजर्व द बिल, यानी कि बिल को रिजर्व करने का पावर है ना। फॉर किसके लिए रिजर्व कर लेते हैं, फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। समझिएगा अच्छे से, टेक्निकलिटीज को समझिएगा। आर्टिकल 200 ने गवर्नर को 4 अल्टरनेटिव्स दिए, है ना, असेंट करने का, विथहोल्ड करने का पावर, रिटर्न करने का पावर और रिजर्व करने का पावर। किसके लिए रिजर्व करेंगे, फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट। इसी वजह से आर्टिकल 111 भी यहाँ पे फिर से एक्सरसाइज होगा। और आर्टिकल 200 कैसे एक्सरसाइज हुआ और इसका रिलेशन कैसे आर्टिकल 201 से आ जाता है, आपको क्लियर हो गया। 201 आर्टिकल 111 भी क्लियर हो जाता है, आर्टिकल 200 भी क्लियर हो जाता है। यानी कि गवर्नर साहब को जो अल्टरनेटिव्स दिया गया आर्टिकल 200 के अंदर में, उस अल्टरनेटिव्स के बारे में डिटेल प्रोविजन कहां पे दिया गया, आर्टिकल 201 के बारे में। यानी कि गवर्नर ने जो बिल को रिजर्व किया प्रेसिडेंट के लिए, तो प्रेसिडेंट के पास क्या क्या ऑप्शंस आ जाते हैं। वापस प्रेसिडेंट का रोल यहाँ पे हाईलाइट होगा, समझिएगा अच्छे से, प्रेसिडेंट का रोल वापस हाईलाइट होगा। प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, बिल को असेंट दे सकते हैं, बिल को विदहोल्ड कर सकते हैं, या बिल को रिटर्न भी कर सकते हैं, समझ गए। यानी कि प्रेसिडेंट के पास एब्सोल्यूट वीटो पावर, वीटो मतलब समझते हैं ना कि राइट टू से नो। बिल को जैसे मान लीजिए विदहोल्ड किया तो क्या बिल पास हो गया, नहीं ना। बिल को रिटर्न किया तो देयर इज सस्पेंशन ओवर पासिंग ऑफ दैट बिल। बिल को रिजर्व कर लिया तो देयर इज सस्पेंशन, देयर इज क्वेश्चंस ओवर दैट बिल, फ्यूचर ऑफ दैट बिल कम्स इन क्वेश्चंस। तो समझिएगा सारी बातों को। 200 का क्या रिलेशन है 201 से, वापस बोल दे रहा हूं, गवर्नर ने जो बिल को रिजर्व किया और गवर्नर साहब इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं 200 आर्टिकल 200 के अंदर। और जो चौथा ऑप्शन है यानी कि रिजर्वेशन ऑफ बिल, रिजर्व बिल फॉर कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, तो उसके ऊपर में आर्टिकल 201 की एप्लीकेबिलिटी हो जाती है। जिसके पास जिस आर्टिकल को, जिस पावर को एक्सरसाइज करते हुए प्रेसिडेंट चाहे तो असेंट दे सकते हैं, चाहे तो उसको विदहोल्ड भी कर सकते हैं, चाहे तो रिटर्न भी कर सकते हैं। यहां पे भी कोई टाइम लिमिट का जिक्र नहीं किया गया। मुद्दा ये था अपने पास कि तमिलनाडु के गवर्नर RN रवि साहब जो थे, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए, स्टेट हाउस के द्वारा यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा पास किए गए बिल 10 बिल को उन्होंने विदहोल्ड कर लिया, है ना। तो विदहोल्ड कर लिया। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्टिकल 201 तो है ही आपको, और प्रेसिडेंट के पास अपने कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 143 का भी पावर दिया हुआ है। आर्टिकल 143 आखिर है क्या, देखिएगा कि जब प्रेसिडेंट को कोई मुद्दा लॉ से रिलेटेड ऐसा लगता है क्या कि दैट हैज बीन अकर्ड और लाइकली टू बी अकर्ड, समझ गए बात को, कोई पब्लिक मैटर का अर्जेंट मुद्दा हो, यानी कि लॉ का मैटर जो कि हो चुका है या लाइकली टू बी अकर्ड होने वाला है, या फिर जो
मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस जो भी हो, तो प्रेसिडेंट को पावर मिल जाता है एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन का। क्या होता है ये देखिएगा, प्रेसिडेंट अपने इस पावर को एक्सरसाइज करके, है ना, वो सुप्रीम कोर्ट से उस पर्टिकुलर मुद्दे के अराउंड सलाह मांग सकते हैं। तो एक स्कोप ये भी निकला ना कि प्रेसिडेंट को लगता है कि नहीं, देश के हित में जरूरी है या कि हम सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेंगे, तब तब जो है इस पे मतलब उस बिल का फ्यूचर डिसाइड होगा। तो इस वजह से आर्टिकल 200, आर्टिकल 201, बहुत सारे ऐसे बिल्स थे जहां पे कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये इस बात को हाईलाइट किया गया कि नो, आई हैव एक्सरसाइज्ड माय पावर अंडर आर्टिकल 143, यानी कि उस बिल का जो फ्यूचर है प्रेसिडेंट के हाथों में, है ना, जो कि गवर्नर ने रिजर्व करके लिया था, तो प्रेसिडेंट उस पे आर्टिकल 143 की भी एप्लीकेबिलिटी कर सकते हैं। तो दैट्स व्हाई ये तीनों ही आर्टिकल जो है अपने पास इंपोर्टेंट हो जाता है समझने के लिए। क्वेश्चंस वगैरह, जो भी क्वेश्चंस पूछना अलग बात है, बट सिविल सर्विस की तैयारी है, बीइंग एनालिटिकल इज वन ऑफ द ग्रेट थिंग। आप अगर एनालिटिकल नहीं है सिविल की तैयारी में, तो मेरे ख्याल से कहीं ना कहीं दिक्कत होने वाली है आपको। पीटी है, मेंस है, इंटरव्यू है, तो तैयारी का जो मुद्दा है उसको समझिए, तैयारी की जो जरूरत है और कमीशन का जो रिक्वायरमेंट है उसको भी समझिए, और अपना जो विजन है अपलिफ्ट करिए। करंट अफेयर्स पे जो चीजें चल रही है, सब्जेक्ट पे पकड़ बनाइए, नोट कि हम रट के कर रहे हैं, नहीं, समझिए चीजों को क्या है ना। तो ये आपका जो है आपके जो चांसेस है ना उसको कहीं ज्यादा बेहतर बनाएगा, ध्यान रखिएगा। अब उसके बाद क्या हो रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने देखिए क्या क्या वर्ड्स रेफर किया, क्या क्या टर्म रेफर किया गवर्नर के द्वारा। गवर्नर साहब जो कि 10-10 बिल को रिजर्व कर लेते हैं कि नहीं, वो बिल को रिजर्व किया गया, विद होल्ड कर लिया उन्होंने। टेकिंग नो एक्शंस ओवर द बिल इज कॉल्ड एज विद होल्डिंग पावर, है ना। बिल के ऊपर में कोई एक्शन लेंगे तभी तो बिल पास हो पाएगा और वो लॉ में कन्वर्ट हो पाएगा। यानी कि हो सकता है स्टेट गवर्नमेंट या उस जो पीपल है उस स्टेट के, उनके लिए जरूरी था, है ना, उनके हित के लिए जरूरी था, बट क्या बिल लॉ बन पाया? नहीं ना। तो किसकी वजह से? क्योंकि गवर्नर ने अपने इस पावर को एक्सरसाइज किया। हो सकता है उन्होंने विदहोल्ड एसेंट देंगे तब तो बिल जो है लॉ बनेगा ही बनेगा, तो विदहोल्ड कर लिया उन्होंने। हो सकता है रिटर्न कर लिया, वापस अगर रिटर्न करके आता है तो ये तो ऑब्लिगेटरी है कि देना, बट वहां पे भी टाइमलाइन का कोई जिक्र नहीं है। तो ये सारे जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है अपने आप में एक एम्बिग्विटी वाला कैरेक्टर बनाता है, एम्बिगुअस कैरेक्टर बनाता है कि आखिर बिल को कितने लंबे समय तक खींचा जा सकता है, बिल को कितने लंबे समय तक उसके ऊपर में कोई एक्शंस नहीं लिया जा सकता। फिर से वापस बोल दे रहा हूं, विदहोल्डिंग क्या है? विदहोल्डिंग का सिंपल सा मीनिंग है टेकिंग नो एनी एक्शंस ओवर द बिल। और बिल का फ्यूचर क्या हो जाएगा? इसमें बिल आपका पास होने वाला नहीं है। यानी कि उस जो स्टेट की जनता है, उस राज्य की जो जनता है, उनके हित में ये फैसला हो सकता है नहीं लिया गया हो। और किसकी वजह से? वंस अगेन जो कि मैंने बोला था कि हो सकता है गवर्नर का रोल कम्स इन क्वेश्चन, और ये चीज हाईलाइट हो कि गवर्नर साहब ने वहां पे एजेंट थोड़ा डेरोगेटरी वर्ड हो जाता है, इसे ऐसे वर्ड्स को यूज करने से बचिएगा। हालांकि क्लासेस है, डिस्कशन है, मैंने थोड़ा बोल दिया, बट अगर आप इश्यूज बनाते हैं उसको या इश्यूज को हाईलाइट करते हैं, लिखते हैं कॉपी पे, तो आप जो है एज पॉलिटिकल एक्सपर्ट, एज एनालाइज्ड बाय द पॉलिटिकल पार्टीज, तो उनके रोल कैन बी हाईलाइटेड एज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट इन द स्टेट, और इन चीजों से समझा जा सकता है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट, और देखिएगा एक मजेदार बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर को इंटरप्रेट करने का पावर है, क्योंकि आप भी जानते हैं कि हु इज फाइनल इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 367 ये बतलाता है कि सुप्रीम कोर्ट हैज पावर टू फाइनली इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। जो भी कॉन्स्टिट्यूशन में चीजें नहीं दी गई है या उसका मिसयूज हो सकता है, उसके होने, क्योंकि एम्बिगुअस नेचर का है और इसकी वजह से मिसयूज के चांसेस है, तो सुप्रीम कोर्ट कम्स इनटू रोल, हीरो की टाइप में आता है और चीजों को क्लियर कट करता है। जब सुप्रीम कोर्ट ने टाइम लाइन को भी इस गाइडलाइंस में बतलाया कि गवर्नर साहब के द्वारा जो रोल है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं किया कि ये कॉन्स्टिट्यूशन का जो प्रोविजन है उसको डिस्क्रिशनरी पावर, उनको डिस्क्रिशनरी पावर दे देता है कि अपने किसी भी लिमिट में वो पावर को एक्सरसाइज करें। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने गाइडलाइंस में बतलाया 3 मंथ्स और 1 मंथ का जिक्र किया उन्होंने, क्या कि उनके जो पावर हैं, जो सारे के सारे पावर्स हैं, जैसे असेंट करने का पावर विद इन 1 मंथ उन्होंने बोला, और उसके बाद अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से रिटर्न कर देते हैं तो 3 मंथ्स के बारे में बोला जाता है। उनके पास ये बोला गया कि विदहोल्ड करने का है, विदहोल्ड करने का विदाउट एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स वो मैक्सिमम 3 महीने के लिए कर सकते हैं, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं कोई जिक्र नहीं है। समझिएगा कि अपने इंडियन सिस्टम में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में कितना बड़ा माइलस्टोन हो जाएगा अगर इसके अराउंड, मान लीजिए अगर कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस होके आ जाते हैं तब तो ठीक ही है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइंस और उसके अकॉर्डिंग मतलब चीजों का हैपनिंग्स, तो बहुत बड़ी बात
हो जाएगी, वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। बट जो मुद्दा है उसके अराउंड समझने की कोशिश करिएगा। सेंटर पे हो गए कौन, अपने दोनों के लिए ही रेफर किया गया, यानी कि इसीलिए आपने देखा होगा कि जो कुछ अपने पॉलिटिकल टाइकून है उनका स्टेटमेंट आना कि सुप्रीम कोर्ट कोई न्यूक्लियर मिसाइल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट क्या प्रेसिडेंट को भी एडवर्ट करने की कोशिश करता है? क्या सुप्रीम कोर्ट जो है प्रेसिडेंट से भी बड़ा है? तो इस टाइप के कमेंट्स का आना, और बीइंग सिविल सर्विस स्टूडेंट आप अपने आंसर राइटिंग में क्या अप्रोच रखेंगे, इन सब जरूरी बातों को समझिए और सीखिए, और चीजों को आप कभी भी अनकॉन्स्टिट्यूशनल होकर नहीं लिखिए, चाहे क्वेश्चन का नेचर भले ही कितना एग्रेसिव क्यों ना हो। आपको जो अभी जैसे मैंने शुरुआत में ही बोला था कि अपनी जो गवर्नमेंट का मॉडल है वो इंटर गवर्नमेंटल मॉडल है, जिसमें कि तीनों ही ऑर्गन गवर्नमेंट के, लेजिस्लेचर हो, एग्जीक्यूटिव हो, लेजिस्लेचर हो, और जो जुडिशरी है, वो तीनों ही जो है कॉन्स्टिट्यूशन के पर्पस को फुलफिल करने के लिए है। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही स्टेटमेंट को, या जो उन्होंने क्लेरिफाई किया, इस बात को भी बोलते हैं क्या कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ऐसा एक्शंस लेना या क्लेरिफाई करना वो जुडिशियल ओवर रीचिंग का एग्जाम्पल नहीं है। आपको ध्यान रहना चाहिए कि अपने यहाँ जो इंटर गवर्नमेंटल मॉडल है, सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है कोई भी लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करने का या फिर इलीगल डिक्लेयर करने का। क्या सुप्रीम कोर्ट का अननेसेसरी इंटरफेयर किया बोला जा सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट ने भी इस गाइडलाइंस को हाईलाइट करते हुए खुद ही बोला ये जुडिशियल ओवर रीचिंग का पावर नहीं है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पास मिस इंटरप्रेट करने का, मतलब जो चीजें हुई है उसको वापस कॉन्स्टिट्यूशनली करेक्ट करने का, या सुप्रीम कोर्ट को जो है कॉन्स्टिट्यूशन के नॉर्म्स को फुलफिल करने का पावर है। और ये जो गाइडलाइंस जारी किया गया, ये जो डिसीजंस लिए गए, एक्चुअली तमिलनाडु गवर्नमेंट ने लिटिगेशन फाइल किया, केस फाइल किया, और उसी के एवज में, उसी के अगेंस्ट ये सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया। और कहीं ना कहीं जो नेता हैं, थोड़ा भी आपने देखा भी होगा कि कुछ जो एग्रेसिव टाइप के स्टेटमेंट आए, तो वो पॉलिटिकल टाइकून है, वो दे सकते हैं, उनके लिए जरूरी है देना। बट आप सिविल सर्विस के स्टूडेंट हैं, आपके लिए जो चीजों का मर्म है, कॉन्स्टिट्यूशनल मर्म है, उनके थ्रू आप आंसर्स करिए, चाहे आप बोलने में यूज करिए या फिर आपके आंसर राइटिंग। तो ये मुद्दा है अपने पास गवर्नर के रोल को लेकर के। मेरे ख्याल से होपफुली आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो ये वीडियो अपलोड होने के बाद आप कमेंट में अपने क्वेश्चंस छोड़ दीजिए, और फिर उसके बाद आपको ध्यान में ये रखना है, एंडिंग पॉइंट पे वापस बोल रहा हूं, कि गवर्नर का जो रोल होता है वो उस स्टेट के अंदर, उस स्टेट के लिए जो कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब स्टेट के लिए कॉन्स्टिट्यूशन इन द सेंस कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं, है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स हैं कि गवर्नर साहब जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड इन द स्टेट है ना। और उसके बाद जो यहाँ पे ये शॉर्ट लिख रहा हूँ गवर्नर के लिए, शुरुआत में भी शायद लिखा था, है ना, और जो उस स्टेट के पीपल हैं उनका एस्पिरेशन, तो ये इक्विलिब्रियम रोल प्ले करना है गवर्नर को, उस स्टेट के गवर्नर को, क्योंकि वो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक्सपेक्टेशन है गवर्नर से, और जो पीपल का एस्पिरेशंस है, पीपल की जो महत्वाकांक्षा है, उस स्टेट के लोगों की जो महत्वाकांक्षा है, गवर्नर को उस रोल में करना है। B.R. अम्बेडकर साहब भी इस बात को हाईलाइट करते हैं। ध्यान में रखिएगा, बहुत सारे इश्यूज आए अपने पास, रिजर्वेशन, यानी कि गवर्नर हैज पावर टू रिजर्व द बिल, आपने सुना होगा, जो अपने फॉर्मर AGI हैं, आज वो नहीं है, सोली सोराब जी का जिक्र होता है। सोली सोराब जी कुछ बातों को हाईलाइट करते हैं कि गवर्नर को किन किन मुद्दों पे बिल को रिजर्व करना चाहिए, जैसे कि उन्होंने बोला कि अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन, अगेंस्ट द पब्लिक इंटरेस्ट, है ना, कंट्री के सॉवरेनिटी के अगेंस्ट में हो, तो ऐसे ही मुद्दों को करना चाहिए रिजर्व, ना कि मतलब यूजुअल में पॉलिटिकल मीन्स को साधने के लिए यूज करना चाहिए। तो आपके आंसर्स में ये सारी चीजें होनी चाहिए, और डिटेल अगर इस पे लगे तो आप ऑफिस भी आके कंसल्ट कर सकते हैं, या फिर आप हमसे ऐसे भी, मैं आपको कहीं भी देश के किसी भी कोने में आप सुन रहे हैं, तो अगर आपको लगे क्या कि इस मुद्दे पे आपको थोड़ा ब्रीफिंग की जरूरत है, तो आप बेहिचक कॉल करिए, कोई चार्जेस नहीं होगा, है ना। नॉलेज है, नॉलेज शेयरिंग, और एक अच्छे टीचर वही हैं जो कि नॉलेज को शेयर करते हैं, या फिर जो बच्चों के जो क्वेरीज हैं, अगर आपने ये पूछा गया कि हाँ चलिए मुझे सर ये बतला दीजिए, मेरा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, पर्टिकुलरली पॉलिटी से रिलेटेड या गवर्नेंस से रिलेटेड, वो आपको सारी चीजें टैकल कर ली जाएंगी। पर्पस ये है कि आप कंसेप्ट वाइज बिल्कुल सुपर्ब रहिए, सो दैट कि एग्जामिनेशन में कोई भी चीजें आपके लिए कोई ऑब्स्टेकल क्रिएट ना करें। थैंक यू, जय हिंद। Hit the like button and subscribe the channel for such updates.